कन्हैया कुमार। कन्हैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कन्हैया, सबसे पहले तो मैं यही शुरू करना चाहती हूँ आपसे कि कोरोना वायरस, अभी तक हम समझ रहे थे कि भारत को कैसे लड़ना चाहिए, पूरी दुनिया अभी भी समझ ही रही है, इस पर स्टडी ही हो रही है कि वैक्सीन बनेगा क्या होगा। लेकिन इस दौरान जो 130 करोड़ लोग हैं भारत के, उनमें जो सबसे कमजोर लोग हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप इस पूरे तस्वीर को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो संकट है जो हमारे देश पर और पूरी दुनिया पर आया है, इसके चलते बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और देश में जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसके चलते भी अलग अलग घटनाओं में बहुत सारे मज़दूरों की जान जाने की खबरें आ रही हैं। जो लोग इससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर कहते हैं, उनमें से भी कई सारे लोगों की जान गई हैं, जैसे मुंबई पुलिस के जवानों की जान गई हैं। तो सबसे पहले ये सारे जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और उनका जो परिवार है उनको हम ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जहाँ तक इस संकट का सवाल है, मुझे लगता है कि शुरू से ही इसको लेकर के एक कहते हैं कि चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करके देखना, वो रवैया दुनिया की विभिन्न सरकारों का रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश की ये बात है। और ये रवैया इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो लोग आज नीति निर्माता हैं, सत्ता पे बैठे हुए हैं, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को लैक करते हैं। वो साइंटिफिक चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे भारत में ही जब ये चर्चा होनी शुरू हुई कि कोरोना का संकट यहाँ पैदा हो सकता है, तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो हैं, जिनसे हम लोगों का भी एक रास्ता है, उनसे बातचीत है, वो कहते थे अरे कोई नहीं, भारत में लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप कोरोना मर जाएगा। उन्हीं को पॉलिसी बनानी है, उन्हीं को नीतियाँ बनानी है। और उनका जो ये रवैया है वो कहीं ना कहीं खतरे को कम करके देख रहा था। उसके बाद भी जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है जिन चीज़ों को हम लोगों को समझना चाहिए। नहीं कन्हैया, ये भी मैं आपके साथ साथ ये भी आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जब अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट का तो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब इस गंभीरता को समझने की कोशिश भी की गई, उसके बाद भी कितना अनप्लान तरीके से, किसी भी योजना के अभाव में 130 करोड़ लोगों को ताले में बंद कर दिया गया। जी बिल्कुल, आप इस पे मैं आने वाला था कि लॉकडाउन करना ज़रूरी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लॉकडाउन की भी एक तैयारी करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि हम इस देश में किसी और देश का उदाहरण दे रहे हैं। केरला का उदाहरण हमारे सामने है कि उन्होंने पूरी तैयारी की है। और आप देख लीजिए कि सबसे पहला मरीज जब उनके यहाँ रिपोर्ट हुआ, आज न सिर्फ वो कंट्रोल किए हैं, बल्कि वहाँ पे सिर्फ जो है 4 लोगों की मौत की खबर आई है। जबकि आप भारत में दूसरे इलाकों को देखेंगे और लॉकडाउन के प्रभाव को देखेंगे तो दर्जनों मजदूर तो एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। और कोरोना के चलते जो लोगों की मौत हो रही है वो अपने आप में बहुत दुखद बात है। तो वायर पे 2 दिन पहले रिपोर्ट हमने छापी थी, जिसमें 3 दिन पहले 383 लोग मरे थे। और अभी जो है वो कल ही की बात है सिर्फ, कि ट्रकों में आपस में भिड़ंत हुई और 24 मजदूर मारे गए उत्तर प्रदेश में। जी, ट्रेनों पटरियों पे लोगों की जान जा रही हैं, सड़क की दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्लांट चालू हो रहा है, गैस लीकेज से मजदूरों की मौत हो रही है। इसके साथ साथ जो मैं एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ, हम लोग दिल्ली में जब रहते हैं तो आप जब भी एम्स या सफदरजंग अस्पताल के आसपास से गुजरेंगे तो हज़ारों लोग वो आपको अस्पताल के बाहर दिखाई देंगे। अब वो विक्टोरिया पार्क तो है नहीं कि लोग वहाँ घूमने के लिए आते थे। अभी जब आप जाएंगे वहाँ पे कोई लोग नहीं है। वो सारे पेशेंट कहाँ हैं, कहाँ गए, उनका क्या हो रहा है? और आप देखेंगे कि सही इलाज नहीं होने की वजह से जो लॉकडाउन का प्रभाव है, तो कोरोना से पहले ही जो उनको दूसरी तरह की बीमारियां हैं उसमें उन लोगों की जाने जा रही हैं। तो ये एक लॉकडाउन का इफेक्ट है। अब लॉकडाउन करना ज़रूरी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लॉकडाउन की एक तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा कैसे होगा कि आप रात को 8 बजे अनाउंस करेंगे और 12 बजे से देश लॉकडाउन पे चला जाएगा? स्वाभाविक रूप से जो है एक अफरा तफरी होगी। मैं उन चीज़ों के डिटेल में जाने से पहले एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कोरोना महामारी को लेकर के और इसके जो रोकथाम के उपाय हैं, उसको हमको समझने की ज़रूरत है। पहली बात, कोई भी महामारी अगर कहीं आती है तो वो पूरी तरह से तभी रुकेगी जब उसका वैक्सीन आएगा। और वैक्सीन जब आएगा तो वो लोगों तक पहुंचते हुए कई साल लगेंगे। जैसे आप देखें, इस देश में पोलियो एक महामारी थी, उसको ख़त्म होने में कई दशक लग गए। मान लीजिए कि आज अगर टीका आता है, आज अगर वैक्सीन आता है,
तब भी इस देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते इसमें दशक लगेंगे। और उसका टेस्टिंग का सवाल है। ये व्हाट्सएप का मैसेज तो है नहीं कि फटाफट फॉरवर्ड कर देंगे सब ग्रुप में, सबको वैक्सीन मिल जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये लैकिंग इसलिए होता है कि जो लोग आज नीति बना रहे हैं, जिनको देश के लिए नीति बनाना है, वो एक जो जिस बात में बार बार जोर दे रहा हूँ, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को लैक करते हैं। और दूसरी बात कि दशकों से इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को इग्नोर करके रखा गया है। जो देश 1 से 1.5% अपने जीडीपी का हेल्थ पे खर्च करता हो, स्वाभाविक रूप से जब कोई महामारी आएगी तो अस्पताल की कमी हो जाएगी, डॉक्टर की कमी हो जाएगी, पीपी किट की कमी हो जाएगी, और अचानक से अस्पताल पे जो है वो बर्डन बढ़ जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि कोरोना महामारी चल रहा है तो बाकी बीमारियां जो हैं वो पिकनिक मनाने के लिए चली गई है कि नहीं अभी कोरोना है तो हम नहीं होंगे लोगों को। तो इसीलिए हम एक भयावह स्वास्थ्य समस्या से जो है घिर गए हैं। अब बार बार जो लोग केरल की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केरल ने आज इसकी तैयारी की है। आपकी राजनीतिक नजदीकी है, विचारधारा से, पार्टी से, आप इसलिए तो नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। केरल में 5 साल में सरकार बदल जाती है और वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारी है वो दशकों से चला आ रहा है। हम कह रहे हैं कि ओवरऑल आज के डेट में हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि ये जो आज हेल्थ को लेकर के ये प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, उसका संकट भी इस सिस्टम में ही है। और कई बार ये चर्चा होती थी कि कैपिटलिज्म का फिनेंशियल क्राइसिस है। कैपिटलिज्म का सिर्फ फिनेंशियल क्राइसिस नहीं है, कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चरल क्राइसिस भी है। और ये स्ट्रक्चरल क्राइसिस कैसे पैदा होता है? जब आप किसी भी बेसिक नीड को, किसी भी बेसिक ज़रूरत को प्रॉफिट मेकिंग गुड्स बना देंगे तो स्वाभाविक रूप से ये स्ट्रक्चरल क्राइसिस पैदा होगा। ये काम एजुकेशन के साथ किया गया और यही काम हेल्थ के साथ किया गया। और हेल्थ जो है वो किसी भी व्यक्ति का पर्सनल मैटर नहीं है, ये अब एक यूनिवर्सल मामला बन गया है। और मैं इसी के साथ आना चाहती हूँ मजदूरों की समस्याओं पर कि हमारे देश में 12-13 करोड़, कुछ अंदाजा ये भी है कि शायद 14 करोड़, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड हैं तो उनका कोई गिनती भी नहीं है प्रॉपर। 12 से 14 करोड़ मान लेते हैं अनऑर्गेनाइज्ड जो हैं वो लेबरर्स हैं। तो ये 2, 4, 10-20 लाख नहीं, करोड़ों लोगों की ये समस्या है। और इसीलिए अभी भी हजारों लोग अभी भी सड़कों पर चल रहे हैं। मतलब उन्होंने पूरे के पूरे फ्लाईओवर्स नाप दिए हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं सड़क पे बच्चे को जन्म दे रही हैं, बूढ़े लोग मर रहे हैं, लोगों के पैरों में छाले पड़े हुए हम देख रहे हैं। और ये सब कुछ न सिर्फ कि सरकार देख रही है, ये हमारी अदालतें देख रही हैं, हमारा विपक्ष देख रहा है, एक बड़ा मिडिल क्लास देख रहा है, भारत का एलीट क्लास देख रहा है, मैं और आप देख रहे हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये एक लोकतंत्र की मौत नहीं है? एक तो मेरा ये मानना है कि भारत में जो एक परंपरा रही है, जिसको कहते हैं दान की परंपरा, हेल्प की परंपरा, जिस तरह से बिना तैयारी का इतना बड़ा लॉकडाउन का फैसला लिया गया, भारत में अगर ये संस्कृति नहीं होती सदियों से तो समस्या और ज़्यादा भयंकर हो जाती। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर कहावत है कि दाएं हाथ से दान कीजिए तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये जो सब लोग सहयोग में आए, इंडिविजुअल, NGO, पार्टी वर्कर्स और गांव मोहल्ले के लोग, उससे समस्या कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हुई। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी NGO या कोई भी पार्टी वो सरकार का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास ही वो पावर है कि वो हर चीज़ को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सरकार अगर इस काम को नहीं करेगी तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा क्राइसिस जो है वो पैदा हो जाएगा। जहाँ तक मजदूर का सवाल है, आपने जो प्रश्न पूछा है, एक तो हमारे जीवन में, हमारे डिस्कशन में मजदूर कंसिडरेशन में नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं महसूस किए होंगे कि उनके जीवन के लिए नाई कितना ज़रूरी है, उनके जीवन के लिए स्वीपर कितना ज़रूरी है, कुक कितना ज़रूरी है, ड्राइवर कितना ज़रूरी है। ये अब उनको लॉकडाउन के दौरान एहसास किया होगा। तो वो जो कॉन्शियसनेस होना चाहिए मजदूरों को लेकर के समाज में, वो कॉन्शियसनेस हमारे समाज में नहीं है। शायद यही वजह है कि जब पटरी पे मजदूर कट जाते हैं तो लोग व्यवस्था से सवाल पूछने की बजाय कहते हैं कि पटरी पे सोए क्यों, पटरी सोने की तो जगह नहीं होती है। इतनी संवेदनहीनता। लेकिन अब ये लोग नहीं कह रहे हैं, अब ये हमारी अदालतें कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो लोग, हम कैसे रोक सकते हैं उन लोगों को जो कि ट्रैक्स पे सो जाते हैं, और ये कहा कि जो लोग चलना चाहते हैं, चलने वाले लोगों को कौन रोक सकता है? देखिए, ये संवेदनहीनता जो है अगर समाज में पैदा हुआ है तो उसके लिए सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। उसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि एक तरफ कहा जा रहा है, लोग खूब इस पे तालियां बजा रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है और इसमें मजदूरों पे जो है करोड़ों रुपया जो है खर्च किया जाएगा। उससे बुनियादी सवाल ये है कि आप कहते हैं कि हम मजदूरों की भलाई कर रहे हैं,
तो मुझे कोई बताए कि मजदूरों की सुरक्षा का कानून समाप्त करके मजदूरों की भलाई कैसे हो सकती है। ये सबसे बुनियादी सवाल है और ये आज नहीं शुरू हुआ है। मैं ऐसा नहीं कि मैं मौजूदा सरकार को इसके लिए सिर्फ जिम्मेवार मान रहा हूँ, ये दशकों से इस देश में हुआ है। लेकिन इस पे आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी और इंडस्ट्री के लिए को बेहतर माहौल देने के लिए आपको लेबर लॉस खत्म करने होंगे, और ये भी बहुत अहम है। तो ये मत कहिए ना कि मजदूरों की भलाई के लिए कर रहे हैं आप। लेकिन एक और अहम चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अजीम प्रेमजी ने कहा है, पहली बात तो उन्होंने इसका विरोध किया। आप सोचिए, इंडस्ट्री ने विरोध किया कि आप लेबर लॉस को खत्म ना करें या उनको ना कमजोर करें। दूसरे उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री की प्राथमिकताओं में एक नहीं था ये, यानी आपने लेबर लॉस को कमजोर भी किया मजदूरों के विरोध में, लेकिन इंडस्ट्री भी इससे कोई खुश नहीं है, अगर ये मान लिया जाए कि अजीम प्रेम जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक गुड बैड पक्ष होता है। अब जब हम कैपिटलिज्म को एनालाइज करते हैं तो कैपिटलिज्म को चलाने वाले लोग, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनको भी ये बुनियादी समझ तो होगी ही कि अगर मजदूर हमारी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए नहीं आएंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, और आप प्रोडक्शन अगर कर भी लेंगे तो अल्टीमेटली उसको जब बाजार लेकर के जाएंगे तो उसको खरीदेगा कौन। जब लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, खरीदने की क्षमता नहीं होगी, तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक मंदी आएगी। और इस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, इन घोषणाओं की समस्या ये है कि अपने मन से तो जितना भी जीरो डालना है लोग डाल दें, लेकिन ग्राउंड पे उसका क्या रूपरेखा होगा, लोगों को कैसे वो प्राप्त होगा, लोगों को कैसे मिलेंगे, इन सवालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे हम ये जानते हैं कि हमारे देश का जो स्टॉक है उसमें भूखमरी की समस्या अभी नहीं है। हमारे पास कम से कम 6 महीने का अनाज का स्टॉक है, लेकिन उसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि लोग भूख से मरना शुरू कर दिए हैं। कोरोना से मरने से ज़्यादा आज उनके सामने संकट ये है कि वो भूख से अपनी जान को कैसे बचाएं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा सवाल है। टीवी पे आकर के घोषणा करना तो आसान है, लेकिन उस घोषणा को योजना का रूप दे करके जमीन पे लागू कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमारा मानना है कि अभी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, इसमें जब तक लोगों के परचेजिंग कैपेसिटी को अप नहीं किया जाएगा, तब तक जो लिक्विडिटी की समस्या है, जो प्रोडक्शन की समस्या इससे ज्यादा तो जो लोग आम यानी बिल्कुल जो जरूरत की चीजें हैं उसके अलावा बिल्कुल खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या जो अब जैसे ही लॉकडाउन खुलते हुए आएगी वो मजदूरों की कमी की होगी, क्योंकि जितने भी मजदूर अपने घर लौट गए हैं उनमें से बहुत से वापस नहीं लौटना चाहते। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप फैक्ट्रियां खोल भी लेते हैं तो उनमें काम करने वाले लोग कहाँ से आएंगे।